नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है भारत में आर्थिक सुधार। देखिए हुआ क्या, 1990 और 91 की बात है। उस समय खाड़ी युद्ध चल रहा था। उसके अलावा जो तत्कालीन सोवियत संघ था उसका भी पतन हो गया था। आयात बढ़ गया था और निर्यात कम था भारत में। उसके अलावा हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता भी नहीं थी। बहुत तेज़ी से जो पीएम पद था वो चेंज हो रहा था। उसी दौरान क्या हुआ, हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ। हमारे देश के पास जो विदेशी मुद्रा थी वो बहुत कम थी। ठीक है, क्योंकि आयात लगातार ज़्यादा था, तो आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। और जो फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब जो विदेशी मुद्रा है, वो उस समय बहुत कम थी। ठीक है, तो भारत को इसके लिए आईएमएफ से ऋण लेना पड़ा। लेकिन आईएमएफ ने एक शर्त रखी कि आपको एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाने पड़ेंगे। इसके साथ ही हम उस समय पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव थे। और जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जी ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है। ठीक है, यह कब अपनाया गया? 24 जुलाई 1992 को, मतलब प्रोसेस पूरा चल रहा था। तो मनमोहन सिंह जी को कहा गया कि भाई ये जो विकट परिस्थिति है इससे आप निकालिए। तब मनमोहन सिंह जी ने एनालिसिस कर कर ये एक मॉडल तैयार किया। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ठीक है भाई, हम एलपीजी मॉडल अपनाते हैं। तो ये राव मनमोहन मॉडल कहलाया। 24 जुलाई 1992 को एलपीजी को अपनाया गया। एलपीजी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो पहले क्या था, पहले इंडिया में मतलब इंडियन जो थे उद्योग वही लगे हुए थे। ठीक है, और जो प्राइवेटाइजेशन था वो उतना ज़्यादा नहीं था, बड़े बड़े उद्योग सरकारी थे। तो ये पूरा इनको चेंज करने के लिए कहा गया, तो एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए गए। अब हम इसको अलग अलग देखते हैं। देखिए, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ये क्या है? उदारीकरण मतलब कि सरकार को उदार होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लाल फीताशाही को समाप्त करना। मतलब ये नहीं, जैसे मान लीजिए कि किसी उद्योग की स्थापना करनी है। ठीक है, तो जो रूल्स हैं उसको स्थापित करने के वो थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। मतलब कि सुविधाएं ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो। तो इस हेतु सरकार को क्या रिफॉर्म्स लाने पड़े फॉर लिबरलाइजेशन, हम वो देखते हैं। तो लाल फीताशाही को समाप्त करना। आपको कोई उद्योग लगाना है, लाल फीताशाही इतनी ज़्यादा है, आपको कोई काम कराना, आप इजी वे में नहीं लगा सकते, तो इसको समाप्त कीजिए। कठोर कानूनों के स्थान पर सरल कानून बनाइए। ठीक है, सरकार के आर्थिक नियंत्रण पर अंकुश लगाना। विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब उदार बनिए। ये नहीं कि जो पूंजी निवेश हो आप ही के देश का है, जो विदेशी निवेश है उसको भी होने दीजिए। वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध हटाना। तो कुल मिलाकर बात किसकी है? उदारीकरण, लिबरल बनिए। जो रूल्स हैं हार्ड एंड फास्ट उनको कम करिए, जो लाल फीताशाही है उनको हटाइए, और जो वस्तु और सेवाओं की जो आवाजाही है उसको इसी वे में होने दीजिए। ठीक है, और सरकार का आर्थिक नियंत्रण पर अंकुश लगाया गया। अगला है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्र को सौंप देना। ओके, जैसे कि हमारे सरकार ने अभी किया ही था, कुछ एयरपोर्ट्स निजी हाथों में दिए हैं। ठीक है, तो ये है निजीकरण। मतलब इसमें जो पीएसयू है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका मैनेजमेंट और जो कंट्रोल है वो निजी हाथों में दे दिया जाता है। दैट इज़ नोन एज निजीकरण। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में दो ही यूनिट्स हैं, परमाणु ऊर्जा खनिज, रेलवे परिवहन क्षेत्र। ओके, अगला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व से लिंक होना, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था को
शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। ठीक है, वैश्वीकरण मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था को शेष देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण कहलाएगा। मतलब ये एक तरीके से क्या है? ये ओपन इकोनॉमी यानी कि खुली अर्थव्यवस्था। मतलब एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़िए, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वैश्वीकरण। ठीक है, तो हमने तीनों देख लिए, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये तो इनके पैमाने थे, ये इनके उद्देश्य थे कि ऐसा करना चाहिए। तो सरकार ने किया क्या है? तो देखते हैं सरकार द्वारा किए गए कार्य। ये है MRTP एक्ट। ठीक है, MRTP एक्ट यह है 1969। MRTP एक्ट ये कौन सा है? 1969 है। और यह इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? इसको 1 जून 2002 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, MRTP की फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रोटेक्शन एक्ट। मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रोटेक्शन एक्ट 1969 की जगह क्या ले आए? ये ले आए 1 जून 2002 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम। इसमें क्या था? इसमें ये था कि अगर कोई भी उद्योग जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से अधिक है तो उस पर सरकार का एकाधिकार हो जाता है। मतलब मोनोपोली की बात है। एकाधिकार किसका हो जाता है? सरकार का। किस उद्योग पर? जिसका कि कितना है नेटवर्थ? जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से अधिक है, तो ऐसे उद्योग पर किसकी मोनोपोली हो जाती है? सरकार की मोनोपोली हो जाती है। अंडरस्टूड? फिर इसको कन्वर्ट किया गया किसमें? प्रतिस्पर्धा अधिनियम में। फेरा था। ओके, फेरा अधिनियम था। फेरा अधिनियम को किसमें कन्वर्ट किया गया? फेमा में। ठीक है, तो जो फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, ओके, इसको ये 1973 का था। इसको 1999 में फेमा में कन्वर्ट किया गया। जो फेमा था इसके प्रावधान आसान थे फेरा से। ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यह 1 जून 2000 से लागू किया गया। आगे है कंपनी अधिनियम 1956। ओके, कंपनी अधिनियम 1956 को कंपनी अधिनियम 2013 में चेंज किया गया और इसको अपनाया कितनी डेट से गया? 1 अप्रैल 2014 से। मतलब कंपनी अधिनियम पहले कोई भी नई कंपनी रजिस्टर्ड होती थी तो वो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर होती थी, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती थी। अगर वो उन शर्तों का पालन करती थी तो उसे कंपनी का दर्जा दिया जाता था। फिर बाद में इसमें कुछ सुधार करके जो कंपनी अधिनियम है वो 2013 लाया गया। उसकी कुछ अलग शर्तें थी और इसको अपनाया कब से गया? 1 अप्रैल 2014 से। फिर इन्होंने कहा पहले एकल स्वामित्व वाली कंपनी संभव नहीं थी, मतलब कि जिसका जो ओनर है वो एक व्यक्ति हो। इन्होंने कहा, इन्होंने जो सुधार किए उसके तहत यह कहा कि जो एकल स्वामित्व वाली कंपनियां हैं ये भी अब संभव है। उसके अलावा बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हेतु 1991 में नरसिम्हम समिति की भी स्थापना की गई। नरसिम्हम समिति आई, इन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए, उसके रिगार्डिंग इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। ओके, तो इसमें हम बैंकिंग समिति में सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु नरसिम्हम समिति की भी बात करते हैं। फिर है शेयर मार्केट में प्रतिभूति बाजार पर नियंत्रण हेतु सेबी अधिनियम आया 1992 में। ओके, शेयर बाजार के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई। तो इसके तहत एक अधिनियम लेकर आए गए, तो ये कहलाता है सेबी अधिनियम 1992। आगे है टैक्स रिफॉर्म्स। कर व्यवस्था में सुधार हेतु राजा चलैया समिति का गठन किया गया। ये क्या करती हैं? ये टैक्स रिफॉर्म करती हैं।
इनकी ही सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर 1993-94 में सेवा कर लागू किया गया। तो सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? राजा चलैया समिति की सिफारिश पर सेवा कर लागू किया गया। और फाइनली जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई मतलब टैक्स रिफॉर्म्स का ही अगला पार्ट है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को हमारी सरकार के द्वारा अपना लिया गया। ओके, अपने एक टॉपिक अलग से टैक्स रिफॉर्म्स भी है, वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो उम्मीद है भारत में जो आर्थिक सुधार हैं, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है वो आपको याद हो गए होंगे। दोबारा आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। एमआरटीपी एक्ट की जगह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, इसके तहत ये था कि 100 करोड़ से ज़्यादा अगर कंपनी लाभ कमा रही है तो उस पर अधिकार किसका हो जाता था? सरकार का। फेरा की जगह फेमा कानून लाया गया। कंपनी अधिनियम 1956 की जगह 1913 लाया गया। उसके अलावा पांचवी औद्योगिक नीति 1991 जारी की गई। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हेतु नरसिम्हम समिति की सिफारिश की गई। प्रतिभूति बाजार पर नियंत्रण हेतु सेबी अधिनियम 1992 लाया गया। कर व्यवस्था में सुधार हेतु राजा चलैया समिति की स्थापना की गई, जिसने अपनी सिफारिश दी। 1993-94 में सेवा कर लागू किया गया। और फाइनली 1 जुलाई 2017 को क्या टैक्स लगाया गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हमने भारत में आर्थिक सुधार पढ़े, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।